तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पार्ट 2 500 प्रश्नों की सीरीज है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो CTI एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए या फिर ITI फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन तो 500 प्रश्नों की सीरीज है। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 पहले ही करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें जाकर अभी देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 1 से लेकर 25 तक की क्वेश्चन नहीं देखें जाकर अभी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 हमारे इस प्रकार है, पूछा गया है PMMC प्रकार के उपकरण का स्केल है। 4 ऑप्शन दिया गया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर निचले सिर का या फिर दिया है बीच के क्राउडेड। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 26 का आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, नॉन यूनिफॉर्म ये होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगली प्रश्न जो हमारे इस प्रकार है, पूछा गया प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है। ट्रांसफार्मर का भाग इसमें से कौन सा है, ब्रूसिंग, कम्युनिकेटर, टेको गेज या फिर रिस्परेटर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। थोड़ा भी सोच लीजिए इसको और वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो 27 का आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, ब्रूसिंग जो आपका होता है ट्रांसफार्मर का भाग है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ जो हमारे इस प्रकार है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदित्व के संबंधित है। जूल लॉ, लेंज लॉ या फिर लैम्बर्ट कोसाइन लॉ या फिर किर्चॉफ लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारे इस प्रकार है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सोडियम वेपर लैंप, कार्बन फिलामेंट ट्रैप या फिर आर्क लैंप या फिर ये सभी। तो 29 का आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप आपका होता है, एक प्रकार का ये डिस्चार्ज लैंप होता है सोडियम वेपर लैंप। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारे इस प्रकार है, पूछा गया है एक क्रिस्टल डायोड में होती है। क्रिस्टल डायोड में क्या होती है, 1 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 3 PN जंक्शन या फिर 4 PN जंक्शन। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, 1 PN जंक्शन होता है। एक क्रिस्टल डायोड में 1 PN जंक्शन होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर जो हमारा इस प्रकार है, पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर में रिक्तीकरण परतों की संख्या होती है। 4 होती है, 3 होती है, 1 होती है या फिर 2 होती है। तो चौथा का आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 2 होती हैं, 2। एक ट्रांसफार्मर में रिक्तीकरण परतों की संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन चौथा सही होगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 32 की ओर, पूछा गया है फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट होता है 50 हर्ट्ज AC या फिर स्मूथ DC या फिर पल्सेटिंग DC या फिर 60 हर्ट्ज AC। तो 32 का आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, पल्सेटिंग DC होती है यहाँ पर है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर अगले की तरफ, प्रश्न नंबर 33 से पूछा गया रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। स्क्वेरल गेज मोटर, स्प्रिंग रिंग मोटर या फिर स्क्वेरल केज मोटर या फिर स्प्रिंग मोटर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर बोथ स्क्वेरल गेज मोटर या फिर स्प्रिंग इंडक्शन मोटर भी यहाँ पर होगा। तो 33 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर, इस प्रकार है पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर के बारे में सत्य है। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर के बारे में सत्य है। एक ढह सामग्री से बना है, इसके खारे खंभे होते हैं, टर्मिनल के कम्यूटेटर के मध्य निकाला जाता है, स्लॉट के वेंडिंग की स्थापन। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 34 का आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, स्लॉट में वेंडिंग में स्थापन होने यहाँ पर होता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 35 की ओर जो हमारे इस प्रकार पूछा गया कि मोटर की तुल्यांकन गति तथा मोटर की वास्तविक गति का क्या अंतर कहलाता है। मोटर की तुल्यांकी गति या तथा मोटर के वास्तविक गति का क्या अंतर कहलाता है, स्प्लिट गति, मोटर की गति, रोटर की गति या फिर आंशिक गति। तो 35 का आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, स्प्लिट की गति होती है यहाँ पर है, स्लिप की गति यहाँ पर होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर, पूछा गया है DOL स्टार्टर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है DOL स्टार्टर का। तो 36 का आपका प्रश्न नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर।
इसका फुल फॉर्म होता है DOL का, इसको आप याद कर लीजिएगा। DOL का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है, बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिले इज कनेक्टेड DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा होता है? रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल ओवरलोड रिले या फिर लैंचिंग रिले। तो 37 का आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पर जुड़ा होता है DOL स्टार्टर के साथ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। पूछा है सीलिंग फैन में समानता एक एकल फेज पूर्ण मोटर का एकल फेज प्रेरक मोटर का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट कैपेसिटर टाइप, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट टाइप, कैपेसिटर स्टाफ रन टाइप। तो 38 का आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर टाइप यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगली तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 39 से पूछा है अल्टरनेटर में निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर, ओम के नियम पर, एम्पेयर के नियम पर या फिर लेंज के नियम पर। तो जो आपका अल्टरनेटर होता है वो आपका फैराडे के विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑन द फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 40 की ओर पूछा गया निम्नलिखित से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है? बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, कम्युनिकेट टाइप या फिर स्क्वायरल गेज मोटर टाइप या फिर कैपेसिटर स्टार्टर टाइप या फिर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 40 का आपका ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। रोटिंग आर्मेचर टाइप यहाँ पर मोटर होता है, एक प्रकार का अल्टरनेटर होता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 41 की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली परावर्तित धारा बाहरी सर्किट में होती है। तो देखिए स्प्रिंग यहाँ पर रिंग दिया है या फिर डैम्पर वाइंडिंग या फिर वायरिंग या फिर पल्स ट्रांसफार्मर। तो 41 का आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही, स्प्रिंग रिंग यहाँ पर होती है, स्लिप रिंग। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 42 की ओर पूछा गया है एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से एक संबंध सही है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज या फिर लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू 2x फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3x फेज करेंट। तो आपका 42 का हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर लाइन वोल्टेज इक्वल टू √x फेज वोल्टेज यहाँ पर होता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की ओर पूछा है तुल्यांकी मोटर में निम्नलिखित में से RPM का मान विद्युतीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा। तो 43 का आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा होगा? पहला वाला। NS इक्वल टू 1/20 F/P RPM बटा के NS इक्वल टू 120 FPM RPM। यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ, 24 की तरफ, जो हमें इस प्रकार पूछा है एक तुल्यांकी मोटर में निरंतर वोल्टेज के साथ उत्तेजित करंट के साथ आर्मेचर करंट में भिन्नता होती है। वी कर्व या फिर टोकोमीटर या फिर इंडक्टिव वी कर्व मोटर या फिर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 में ऑप्शन दिया गया है। तो 24 का आपका ऑप्शन वाला पहला सही हो जाएगा। वी कर्व यहाँ पर होती है, वी कर्व टाइप में। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 45 की तरफ, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? अभ्रक, टीन, शीशा, पारा। कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? तो 45 का आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अभ्रक जो होता है एक कुचालक पदार्थ होता है। अभ्रक क्या होता है? एक कुचालक पदार्थ होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगली तरफ 40। एक इस प्रकार पूछा गया है एक स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तारों में बनाई जाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग या फिर शंट वाइंडिंग। एक स्प्लिट फेज प्रेरक मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतली तारों की बनाई जाती है? तो 27 का आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग जो आपकी होती है ये बनाई जाती है पतले वाइंडिंग तारों की। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। इस प्रकार पूछा गया है, लिखा इसमें है एकल फेस इंडक्शन मोटर कम मोटाई वाली तार का वाइंडिंग कौन सा होता है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग या फिर शंट वाइंडिंग। तो 27 का आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ पर मोटे तारों की वाइंडिंग होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 तरफ। पूछा गया है तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है वायर फेरुल या फिर कैंपिंग टूल्स या फिर रेसवे या फिर स्क्लूब। चार ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। वायर फेरुल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तारों के आसानी से पहचानने का उपयोग किया जाता है यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य क्या होता है। भूमि के लिए आसानी मार्ग, तारों के माध्यम से धारा को मापने के लिए, अंकों व अक्षरों के साथ तारों का अंत केबल करने के लिए, घर्षण गर्मी या फिर शारीरिक क्षति के तारों को सुरक्षित रखने के लिए। चार ऑप्शन में दिए गए हैं। 49 का आपका ऑप्शन पहला चौथा वाला सही होगा। घर्षण गर्मी और शारीरिक क्षति को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल पैनलिंग में आस्तीन कार्यों का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। पूछा गया इसमें है ग्रेनाइट आमतौर पर किस सामग्री का बना होता है, पीवीसी का, स्टील का, बैकलाइट का या फिर रबड़ का। चार ऑप्शन में दिए गए हैं। जो आपका होता है ग्रेनाइट वो आपका रबर का बना होता है। तो ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा यहाँ पर 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगले प्रश्न में हम 51 से लेकर 75 तक करेंगे और हर सीरीज में हम 25-25 क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को आप लाइक करिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे हैं क्वेश्चन तो वो भी आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।